Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Imran, lecturer, Government Islamia College, Lahore. Today I am going to start chapter number 6, Kingdom Prokaryota or Kingdom Monera. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम बैक्टीरिया को जिक्र करेंगे। बैक्टीरिया जो हैं वो बुनियादी तौर पर दो तरह के इस चैप्टर में डिस्कस होंगे। नंबर 1 यू बैक्टीरिया एंड नंबर 2 आर्कियो बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच आर called as true bacteria, लिव इन नॉर्मल कंडीशंस। ऐसा माहौल जो आज का है इसमें जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उनको हम यू बैक्टीरिया कहते हैं। वाइल अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज़ आर्कियो बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो पुराने हैं, बहुत पुराने और ऐसे माहौल में मौजूद होते हैं जिस माहौल में टेम्परेचर, जिस माहौल में पीएच नॉर्मल कंडीशन से बहुत ज़्यादा हट के हो। ऐसी कंडीशंस को एक्सट्रीम कंडीशंस कहते हैं। तो नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहने वाले बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया और एक्सट्रीम कंडीशन में रहने वाले बैक्टीरिया को हम आर्कियो बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं दोनों किस्म के, उसका हम इसमें ज़िक्र करेंगे। तो चूँकि बैक्टीरिया जो है इनका ताल्लुक़ प्रोकैरियोटिक सेल के साथ है, जितने भी बैक्टीरिया हैं इनका प्रोकैरियोटिक सेल होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि प्रोकैरियोटिक का जो लफ्ज़ है वो दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है। प्रो मीन बिफोर एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि एवोल्यूशन में सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जब काम चलता रहा तो उसमें जिस पॉइंट पे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई उससे पहले के जो जानदार हैं उनको प्रोकैरियोट्स का नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि बैक्टीरिया जो हैं वो डिस्कवर कैसे हुए। बैक्टीरिया इतनी छोटी मखलूक है दैट इज़ अनएबल टू सी विदाउट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बगैर हम इसको नहीं देख सकते। तो इसलिए बैक्टीरिया की डिस्कवरी जो है वो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के साथ अटैच्ड है। बैक्टीरिया को डिस्कवर करने में कुछ लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट ने बुनियादी रोल प्ले किया है। उनमें सबसे पहला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है एंटोनी वैन लीeuwenhoek। ये एक डच साइंटिस्ट है। 1673 में इसने बैक्टीरिया को सबसे पहले रिपोर्ट किया। और रिपोर्ट कहाँ से किया? बारिश के कतरों में से। और बारिश के कतरों में से बैक्टीरिया को रिपोर्ट करने के बाद उन्होंने कंफर्म किया सलाइवा से, थूक से, विनेगर, सिरका से, इन्फ्यूजन्स, वो चीज़ें जो हम इन्फ्यूज़ करते हैं दूसरों की बॉडी में या डोनेट करते हैं, और इन तमाम चीज़ों में से बैक्टीरिया को रिपोर्ट करने के बाद एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने इस बैक्टीरिया को, जो भी उसने रिपोर्ट किए, एनिमल्क्यूल्स का नाम दिया। सेकंड साइंटिस्ट जो हैं जिन्होंने इस पे काम किया उनका नाम है लुइस पास्चर। वो काम जो एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने 1673 में किया था उसको लुइस पास्चर ने कंफर्म कर दिया कि बैक्टीरिया जो हैं या माइन्यूट क्रिएचर्स जो हैं, छोटी छोटी मखलूक जो है वो वाकई ही मौजूद होती है। और इस कंफर्मेशन के साथ लुइस पास्चर ने बहुत सारी डिस्कवरीज़ की इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिसन। दवाइयाँ बनाने और स्पेशली माइक्रोब्स की स्टडी का जो फील्ड है उसमें इसने बहुत सारा काम किया। इसके साथ साथ जो लुइस पास्चर है उसने एंथ्राक्स, फॉल कोलरा, रेबीज़ के ख़िलाफ़ वैक्सीन भी तैयार की। फर्मेंटेशन और पास्चराइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी लुइस पास्चर की इन्वेंशन है। और ये बात भी लुइस पास्चर ने हमें बताई। लुइस पास्चर की आइडेंटिफिकेशन है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो बीमारी का बायस बनते हैं, वो पैथोजेंस होते हैं कुछ। और तो ये दूसरा साइंटिस्ट जिसका नाम है लुइस पास्चर।
जिसने बैक्टीरिया की प्रेजेंस को कंफर्म किया, माइक्रोबायोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में इन्वेंशंस की, एंथ्राक्स, काउल फोलरा, फाउल कोलरा और रेबीज़ की जो मेडिसिन्स हैं, वैक्सीन्स हैं, वो उनकी प्रेपरेशन की, फर्मेंटेशन और पास्चराइजेशन के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए ये बात वाज़िया की कि जो बैक्टीरिया हैं वो या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पैथोजेंस होते हैं। थर्ड साइंटिस्ट जिन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी में रोल प्ले किया उनका नाम है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच जो है उसने बैसिलाई या बैसिलस बैक्टीरिया जो है वो सेपरेट किए, प्योरीफाई किए एक भेड़ के ब्लड से जो एंथ्रॉक्स से मर चुकी थी। तो इसका मतलब है, ये बात इंडिकेट करती है कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनका ताल्लुक जो है वो पैथोजेनिसिटी के साथ होता है। ये बीमारियों की वजह बनते हैं। ये बात तो इसने रॉबर्ट कोच ने हमें बताई। उन बैक्टीरिया को उनकी नेचर को आइडेंटिफाई करके जो एंथ्रॉक्स का बायस बनते हैं शीप के अंदर। और इसके बाद इस रॉबर्ट कोच ने ऐसे बैक्टीरिया भी डिस्कवर किए जो कॉलरा और ट्यूबरक्लोसिस टीबी हैज़ा और जो टीबी है उसका बायस बनते हैं। इन दोनों इन्वेंशंस के अलावा रॉबर्ट कोच जो है उसने कुछ ऐसी टेक्निक्स हमें दी जिनके ज़रिए हम लेबॉर्ट्री के अंदर इन बैक्टीरिया के साथ कुछ वर्क कर सकते हैं, इनको प्योरीफाई कर सकते हैं, इन बैक्टीरिया को बना सकते हैं, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। तो वो टेक्निक्स जो रॉबर्ट कोच ने इन्वेंट की उनमें इनॉक्यूलेशन, आइसोलेशन, मीडिया प्रेपरेशन एंड प्योर कल्चर मेंटेनेंस, बैक्टीरिया को मीडियम के ऊपर लगाना, उनको मीडियम से अलहदा रखना, उनकी ग्रो करने के लिए मीडियम का बनाना और उन बैक्टीरिया का प्योर कल्चर जिसमें प्योर फॉर्म हो बैक्टीरिया की किसी भी टाइप की उसको सेपरेट करना। ये रॉबर्ट कोच जो है इसने रोल प्ले किया। तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी में 3 साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बेसिक रोल प्ले किया है। उनमें एंटोनी वैन लीवनहुक, लुईस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच। अब हम बात करते हैं कि जो रॉबर्ट कोच हैं, रॉबर्ट कोच ने एक थ्योरी पेश की इन जर्म्स के बारे में जिसको हम थ्योरी ऑफ जर्म डिजीज़ या जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ कहते हैं, जिसके 4 पास्टुलेट्स हैं। अब वो 4 पास्टुलेट्स कौन से हैं? उसमें पहला पास्टुलेट ये है कि कोई भी मखसूस माइक्रो ऑर्गेनिज़म या मखसूस जानदार जो है वो एक स्पेसिफ़िक डिज़ीज़ के लिए होता है। यूँ समझ लीजिए कि एक मखसूस जानदार जो है वो एक मखसूस बीमारी का ज़रिया होता है। नंबर 1 बड़ी सिंपल सी बात है। नंबर 2 ये है कि हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को जिसने किसी जानदार में बीमारी की जो मखसूस है उसको उसमें से निकाल के सेपरेट कर लेते हैं और सेपरेट करके हम उसको लेबॉर्ट्री के अंदर ग्रो कर सकते हैं। और नंबर 3 जो है वो ये है कि लेबॉर्ट्री में ग्रो करने के बाद लेबॉर्ट्री में ग्रो करके हम उसको प्योर कल्चर में, मतलब जो उस बीमारी का माइक्रोब था उसको हम प्योर कल्चर में हासिल कर लेते हैं। तो प्योर कल्चर में हासिल करने के बाद अगर हम चाहें उसी कल्चर के माइक्रो ऑर्गेनिज़म को जो हमने स्पेसिफिक ऑर्गेनिज़म से लिया है उसको दोबारा से किसी जानदार में ऐसे में अप्लाई करके डिज़ीज़ करवा सकते हैं जो कि ससेप्टिबल हो, मतलब कमज़ोर हो, उस पर वो अटैक करने के काबिल हो। तो 4 पॉइंट्स रॉबर्ट कोच की थ्योरी जिसको हम जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ कहते हैं उसके 4 पॉइंट्स हैं, 4 करैक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, 4 पॉइंट्स कह लीजिए, 4 पास्टुलेट्स कह लीजिए, ये आपकी मर्ज़ी होगी। तो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज़म स्पेसिफिक डिज़ीज़ के लिए होता है। नंबर 2 मैंने कहा कि आप उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज़म को जो डिज़ीज़ काज करता है उसको उससे अलहदा कर सकते हैं, उसे ग्रो कर सकते हैं।
नंबर 3 आप उसको प्योर कल्चर में हासिल कर सकते हैं। नंबर 4 आप उसको दोबारा से किसी जानदार में बीमारी फैलाने के लिए एंटर कर सकते हैं, और वो ऐसा जानदार होना चाहिए जो जानदार जो है वो बीमारी लेने के काबिल हो। अब बात ये, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बैक्टीरिया अगर इतनी ज़्यादा बीमारियां फैलाते हैं, हमारे लिए नुकसान का बायस हैं, या ये बैक्टीरिया जो है वो मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट की मदद से हमें जो है वो इनका पता चला है, तो फिर ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये होते कहाँ हैं, कहाँ इनकी प्रेजेंस है? अगला क्वेश्चन ये है, वेयर बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। तो बड़ी सिंपल सी बात यह है कि वेयर एवर in air, land, water, oil deposits, food, decaying organic matter, plants, man and animal, as well as called as natural flora. बैक्टीरिया हर जगह पे मौजूद होते हैं, लेकिन हम इनको कभी कभी नेचुरल फ्लोरा भी कहते हैं। अगर हम देखें तो हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसी जगह हमें नज़र नहीं आती जहाँ पे बैक्टीरिया मौजूद ना हो। हॉट स्प्रिंग्स, पानी के उबलते हुए चश्मे समंदर की तह के अंदर। अल्कलाइन सॉइल, ऐसा सॉइल जहाँ फसल नहीं उग सकती। हाई सेलाइन एनवायरनमेंट, इंतहाई जो है वो नमक वाला माहौल, समंदर का पानी समझ लीजिए। इन हाईली पोल्यूटेड सॉइल, और ऐसा सॉइल, ऐसी ज़मीन जो इंतहाई गंदी हो और उसमें पोल्यूशन हो, पोल्यूटेड हो वो, और वो पानी जिसमें हमने वेस्ट मैटर ऐड कर दिया हो वो पीने के काबिल ना हो, फसलों के काबिल ना हो, इंडस्ट्री के काबिल ना हो, मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए हम उसे इस्तेमाल ना कर पाएँ, बैक्टीरिया वहाँ भी मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब है कोई भी ऐसा एरिया हमारी इस ज़मीन का मौजूद नहीं है जहाँ पे बैक्टीरिया अवेलेबल ना हो। तो हाँ, बैक्टीरिया जो हैं दीज आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह जो है ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया जो हैं वो हर जगह मौजूद हैं, सॉइल में मौजूद हैं, चाहे वो सेलाइन सॉइल हो, चाहे वो अल्कलाइन सॉइल हो, वो हत्ता के जो आइस कैप्स होती हैं, बर्फ़ की चोटियाँ वहाँ मौजूद होती हैं, जो सेलाइन वाटर समंदर का पानी वहाँ मौजूद होती हैं, हॉट स्प्रिंग पानी के उबलते हुए चश्मे के अंदर मौजूद होती हैं। तो फिर बैक्टीरिया जो है वो होता क्या है? सबसे अहम बात यह है कि बैक्टीरिया जो है वो होता क्या है, थोड़ा सा इस पे भी फोकस करते हैं कि बैक्टीरिया जो है उसकी बॉडी में मेन जो कंपोनेंट होते हैं उनमें राइबोसोम्स, सेल मेम्ब्रेन्स, क्रोमेटिन बॉडी और साइटोप्लाज्म है। ये 4 ऐसे कंपोनेंट हैं, 4 ऐसे ऑर्गेनेलीज़ हैं, या 4 ऐसे कंपार्टमेंट्स हैं जो बैक्टीरिया की बॉडी का हिस्सा होते हैं। अब इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर जो हैं वो स्पेसिफिक भी बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं। उन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर बैक्टीरिया में कैप्सूल, फ्लैजिला और ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से बैक्टीरिया में ये 6-7 जो स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी अहम हैं, जिसमें मैंने आपको बताया राइबोसोम्स हैं, सेल मेम्ब्रेन है, क्रोमेटिन बॉडी है, साइटोप्लाज्म है, कैप्सूल है, फ्लैजिला है एंड ग्रैन्यूल्स हैं। तो हम इनका वन बाय वन जिक्र करेंगे कि इनका बैक्टीरिया की बॉडी में क्या रोल होता है। अब थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि बैक्टीरिया की बॉडी का जो साइज़ है वो क्या होता है। तो बैक्टीरिया की बॉडी का आम तौर पे जो साइज़ है वो 0.1 to 600 माइक्रोमीटर इन सिंगल डायमेंशन है। इन सिंगल डायमेंशन का मतलब है अगर आप लंबाई नाप लें, लंबाई नाप लें एक साइड से दूसरी की, तीसरी की नाप लें, अगर ये मल्टी साइडेड हो, अगर वन साइडेड हो तो वन डायमेंशन एक साइड से देख लीजिए, तो 0.1 to 600 माइक्रोमीटर जो है वो एक डायमेंशन में ये मौजूद होगा, लेकिन साइज़ इसका डिफरेंट होगा। मुख्तलिफ जो बैक्टीरिया होंगे वो साइज़ के लिहाज से मुख्तलिफ होंगे। जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है वो एक सबसे बड़े वायरस के साइज़ के बराबर होता है। अबाउट 100 to 200 नैनोमीटर size is of pox viruses and pox viruses are the largest viruses। तो 100 से 200 नैनोमीटर का जो साइज़ है वो सबसे बड़े वायरस का है, और सबसे बड़े वायरस का होने के साथ साथ सबसे छोटे बैक्टीरिया का भी साइज़ है। तो इसी तरह से एस्केरिशिया कोलाई, ई कोलाई, ये 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर
चौड़ा, वाइड एंड 2 to 6 माइक्रोमीटर लॉन्ग। इसका साइज़ क्या है 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर चौड़ाई में और 2 to 6 माइक्रोमीटर लंबाई में इसका साइज़ होता है। स्पायरोकीट्स जो हैं दीज आर इक्वल टू 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ। इनकी लंबाई जो है वो 500 माइक्रोमीटर हो सकती है। और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो एवर एग्जिस्ट करता है इस वक्त हमारे पास, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। और याद रहे कि माइकोप्लाज्मा वो बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती, ये सबसे छोटा बैक्टीरिया है। तो सबसे बड़ा बैक्टीरिया जो है वो पॉक्स वायरस के साइज़ का होगा जिसका साइज़ 100 to 200 नैनोमीटर है। और सबसे छोटा बैक्टीरिया जो है वो माइकोप्लाज्मा है। अब बैक्टीरिया शेप के लिहाज से अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि बैक्टीरिया की शेप क्या हो सकती है। तो शेप के लिहाज से जो बैक्टीरिया हैं वो आमतौर पे हमें 4 तरह के मिलते हैं। उसमें पहली जो शेप है बैक्टीरिया की वो है कोकाई। कोकाई जो है वो राउंड है, बॉल शेप है, गेंद की तरह के राउंड बैक्टीरिया होते हैं। स्फेरिकल और ओवल बैक्टीरिया हैविंग वन और सेवरल डिस्टेंट अरेंजमेंट्स ऑन देयर प्लान्स ऑफ डिवीजन। मतलब प्लान ऑफ डिवीजन से मुराद ये है कि वो लंबाई के रुख मौजूद हो सकते हैं, वो 4 ऊपर नीचे दाएं बाएं मौजूद हो सकते हैं, वो सिंगल मौजूद हो सकता है, वो 2 मौजूद हो सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया की शेप होती है। शेप डायमेंशन में 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, मतलब एक्स एक्सिस पे, एक्स वाई पे, ये इनकी डायमेंशन होगी। तो इसमें कोकाई बैक्टीरिया जो होते हैं, मैंने कहा ये बैक्टीरिया की वो टाइप है जो राउंड होंगे, गोल होंगे, बॉल की शक्ल के होंगे। अब वो कैसे मौजूद होंगे, कैसी शेप होगी। अगर तो 2 बैक्टीरिया इकट्ठे, 2 बॉल्स इकट्ठी पड़ी हैं, एक बॉल के साथ दूसरी लगा दीजिए आप, तो इस प्लान को हम कहते हैं डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस बैक्टीरिया जो होते हैं वो 2 होते हैं, 1 प्लान में होते हैं, मतलब एक बॉल रखी है, दूसरी बॉल उसके आगे रख दी है। और अगर 2 प्लेन्स के अंदर 4 बैक्टीरिया मौजूद होंगे तो हम उसको टेट्राड कहते हैं। मतलब ये कि 1 बॉल रखें, 2 सेकंड बॉल उसके आगे रखें, थर्ड बॉल जो है वो 1 के साथ रखें और फोर्थ बॉल जो है वो 2 के साथ रखें। तो ये 4 जो बॉल्स आप रखेंगे तो इसे हम कहेंगे 2 डायमेंशन में बॉल्स पड़ी हैं और इस शेप को हम कहेंगे टेट्राड। और नीचे अगर देखें तो मेंशन किया हुआ है टेट्राड इज़ अ स्क्वायर ऑफ 4 कोकाई। 4 जो कोकाई गोल बॉल्स हैं उनका स्क्वायर 1 2 3 4 4 पड़ी हैं, एक दूसरे के साथ लगी हुई हैं, इसको हम कहते हैं टेट्राड। जबकि अगर 8 बैक्टीरिया क्यूब की शक्ल इख्तियार कर लें तो फिर हम उसको नाम देंगे सार्सिना। तो इसी तरह से अगर बैक्टीरिया जो हैं वो रैंडम प्लेन में मौजूद हों, मतलब आप बॉल्स रखते जाएं वो रैंडमली अरेंज हो जाएं, कहीं कहाँ पड़ी है, कोई कहाँ पड़ी है, कोई कहाँ पड़ी है, तो फिर हम ऐसे बैक्टीरिया जो होंगे उनको स्टेफाइलोकोकस कहेंगे। और अगर यही तमाम की तमाम बॉल्स 1 बाय 1 लाइन के अंदर मौजूद होंगी बहुत सारी, तो फिर हम उसे कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई। तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया इस वक्त कि बैक्टीरिया शेप के लिहाज से पहली टाइप में गोल होते हैं बॉल की तरह। अगर तो वो 2 मौजूद हों, एक और दूसरी उसके आगे, तो डिप्लोकोकस। अगर वो 4 मौजूद हों, 2 के साथ 2 एक साइड पर लगे हों, 1 2 इकट्ठे पड़े हैं और 1 के साथ 3 है और 2 के साथ 4 है, तो फिर हम उसे टेट्राड कहते हैं। और अगर एक क्यूब की शक्ल इख्तियार करते हैं और 8 हैं, सार्सिना। और अगर वो रैंडम अरेंज्ड हैं बॉल्स तो फिर उसको स्टेफाइलोकोकस। और अगर वो अरेंज्ड हैं एक चेन की फॉर्म में तो फिर हम उसको कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। नंबर 1। नंबर 2 बैक्टीरिया की टाइप जो है वो है बेसिलाई। तो बेसिलाई जो हैं दीज आर रॉड शेप बैक्टीरिया एंड प्रोड्यूस बेसिलस। मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं हम उनको बेसिलस कहते हैं। तो ये भी डिप्लोकोकस हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस हो सकते हैं। डिप्लोकोकस होंगे तो 2 बेसिलस इकट्ठे होंगे, एक और दूसरा रॉड शेप, और स्ट्रेप्टो बेसिलस होंगे तो एक लंबी चेन के अंदर मौजूद होंगे। ये 2 टाइप्स थी। तीसरी बैक्टीरिया की जो टाइप है उसे हम कहते हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। तो 3 टाइप्स होंगी, कोकाई, बेसिलाई एंड स्पाइरल। कोकाई गोल हैं,
बेसिलाई जो हैं वो रॉड शेप हैं, जबकि जो स्पाइरल बैक्टीरिया हैं वो स्प्रिंग की शक्ल में हैं। अब स्पाइरल बैक्टीरिया भी 3 किस्म के होते हैं, अगर आप देखें तो रेड कलर में ये मेंशन किया हुआ है। नंबर 1 विब्रियो, नंबर 2 स्पाइरेलम एंड नंबर 3 स्पाइरोकीट। ये तीनों किस्म के बैक्टीरिया जो हैं, अब अगर विब्रियो होगा ये स्पाइरल की फॉर्म है, लेकिन ये कोमा, जैसे हम कोमा लिखते हैं किसी एक लफ्ज़ के बाद कोमा, तो ये कोमा शेप होता है। स्पाइरेलम ये थिक होता है, रिजिड होता है और स्पाइरल होता है, ये कैरेक्टर याद रखिएगा। जबकि स्पाइरोकीट जो है वो थिक नहीं होगा, वो थिन होगा, वो स्पाइरल ही होगा, रिजिड नहीं होगा, वो फ्लेक्सिबल होगा, नरम होगा। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि बैक्टीरिया जो है बुनियादी तौर पर वो 3 किस्म के होते हैं, कोकाई, बेसिलाई और इसके साथ साथ जो है वो स्पाइरल शेप। अगर स्पाइरल शेप है तो विब्रियो, स्पाइरेलम और स्पाइरोकीट हैं। अब जो बैक्टीरिया हैं उनकी क्लासिफिकेशन का हम जिक्र कर लेते हैं कि बैक्टीरिया जो है उनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। बैक्टीरिया को फ्लैजिला की प्रेजेंस की बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। बहुत सारे बैक्टीरिया वो होते हैं जिनमें फ्लैजिला मौजूद होता है। अगर तो बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला मौजूद है और उस फ्लैजिला की प्रेजेंस की बेस पे हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर आप देख रहे हैं तो आपके सामने ये मैंने बनाया है ए ट्राइकस, ये ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस और इसके बाद लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस एंड पेरीट्राइकस। बात बड़े ध्यान से सुनने वाली है कि अगर तो बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर अगर आप यहाँ से देखें तो ये ए ट्राइकस, यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ए ट्राइकस। अगर तो बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर फ्लैजिला मौजूद नहीं है, देन दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज ए ट्राइकस, ए विदाउट। मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस मोनो मीन 1। अगर एक बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर सिंगल ही फ्लैजिलम मौजूद होगा तो हम उसे कहेंगे मोनोट्राइकस। लेकिन अगर बैक्टीरिया की बॉडी के एक ही सिरे पर एक से ज़्यादा फ्लैजिला गुच्छे की शक्ल में मौजूद होंगे, एक गुच्छा एक तरफ, तो हम उसे कहेंगे लोफोट्राइकस। लेकिन अगर बैक्टीरिया की दोनों साइड्स के ऊपर, मतलब आगे भी, आप आगे पीछे तो नहीं इसका कोई इस तरह से बॉडी की फॉर्मेशन में होता, लेकिन आप फर्ज कर लीजिए कि मैं एक साइड को अगली साइड कह रहा हूँ, एक साइड को पीछे कह रहा हूँ तो अगर इन दोनों साइड्स के ऊपर गुच्छे होंगे तो हम उसको एम्फीट्राइकस कहेंगे। और अगर पूरी बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर जो फ्लैजिला हैं वो उससे वो कवर्ड है तो फिर हम उसे कहेंगे पेरीट्राइकस। ए ट्राइकस विदाउट, मोनोट्राइकस विद सिंगल फ्लैजिलम, लोफोट्राइकस विद टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, एक सिरे के ऊपर एक गुच्छा, एम्फीट्राइकस टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड्स, दोनों सिरों के ऊपर गुच्छे होंगे। पेरीट्राइकस जो है उसमें बॉडी कवर्ड होगी फ्लैजिलम के साथ। तो फ्लैजिला की बेस पे हमने इस बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया कितने ग्रुप्स के अंदर? 5 ग्रुप्स के अंदर, ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस एंड पेरीट्राइकस। अब फ्लैजिला जो है जिसकी बेस पे हम इस बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं वो 2 फंक्शनल रोल प्ले करता है। पहला जो है वो बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करता है और नंबर 2 इस बैक्टीरिया के लिए केमोटैक्सिस करता है, मतलब इसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि एनवायरनमेंट के अंदर जो केमिकल्स हैं उनकी नेचर क्या है, इसने कैसे बिहेव करना है, टूवर्ड्स देम बिहेव करना है, अवे फ्रॉम देम बिहेव करना है, या इसके लिए फ़ायदेमंद है, नुकसान के लिए हैं, या इसके जो पार्टनर है रिप्रोडक्टिव पार्टनर उससे वो केमिकल्स निकल रहे हैं। तो ये इसको सेंसेशन कह लीजिए, सेंसेशन में हेल्प करता है। अब बैक्टीरिया जो है उसकी बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो है उसे हम कहते हैं पिल्लाई। अब हम बात करेंगे पिल्लाई क्या होता है और उसका फंक्शन बैक्टीरिया की बॉडी में जो है वो किस तरह का होता है। दे आर नॉन हेलिकल, ध्यान से डेफिनेशन सुनिएगा। दे आर नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेजेस, वो स्प्रिंग की तरह के नहीं होते, सीधे होते हैं। फिलामेंटस अपेंडेजेस अंदर से खोखले होते हैं।
दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड पिल्लिन, ये पिल्लन प्रोटीन से बने होते हैं। नंबर 3, दीज आर यूज्ड इन अटैचमेंट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जब बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है आम तौर पे उस वक़्त ये दोनों बैक्टीरिया को एक दूसरे के साथ अटैच होने में हेल्प करता है। नंबर 4, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होते, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मौजूद होंगे नंबर 1। नंबर 2, अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। नंबर 3, एक स्पेशल प्रोटीन पिल्लन से मिलकर बने होंगे। एंड नंबर 4, ये नॉन हेलिकल होंगे और फिलामेंटस होंगे, इनको हम नाम देते हैं पिल्लाई। अब बैक्टीरिया की जो बॉडी की कवरिंग है उसे हम कहते हैं सेल एनवेलप। सेल एनवेलप इज़ द आउटर रैपिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की बॉडी की जो आउटर कवरिंग है हम उसको सेल एनवेलप कहते हैं। अब सेल एनवेलप में 3 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, उनमें सबसे पहली जो है वो कैप्सूल है, नंबर 2 स्लाइम है, नंबर 3 सेल वॉल है। ध्यान से बात आपने सुननी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर जो कैप्सूल है दैट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स यूनिट्स। पॉलीसेक्राइड यूनिट आपने नाम सुना होगा, आमतौर पे पेप्टाइडोग्लाइकेन इसमें मौजूद होती हैं। पॉलीसेक्राइड जब सिंगल यूनिट मोनोसेक्राइड के कंबाइन होते हैं तो फिर आपने पढ़ा था कि वो पॉलीसेक्राइड बनते हैं। आपको याद होगा शायद जब हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने उस वक्त कहा था कि जो पॉलीसेक्राइड्स हैं उन पॉलीसेक्राइड के अंदर सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, इसके अलावा जो है वो काइटिन है और बहुत सारे पॉलीसेक्राइड्स हैं। तो ये उन पॉलीसेक्राइड से मिलकर बना होता है। ये कैप्सूल का फंक्शन ये होता है कि इट इज़ स्टिकी इन नेचर, बैक्टीरिया को अटैच होने में हेल्प करता है किसी सरफेस के साथ। नंबर 3, कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो इस कैप्सूल को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से ये काफ़ी मोटा और गम्मी जुड़ने वाला होता है। स्लाइम दूसरा स्ट्रक्चर है जो इसकी बॉडी को कवर कर सकता है। इट कवर्स विद लूज सॉल्युबल शील्ड ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ये भी मैक्रोमॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है लेकिन ये लूज होती है और सॉल्युबल हल होने की सलाहियत रखती है। और ये जो स्लाइम है इट प्रोवाइड्स ग्रेटर पैथोजेनिसिटी, बैक्टीरिया को ज़्यादा बीमारी फैलाने वाला जो है वो ये बना देती है। सेल वॉल इट इज़ present in extracellular substance and external to cytoplasmic membrane, cell wall is present। जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जिसे आप कहते हैं, सेल के जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ये उसके गिर्द मौजूद होती है, सेल वॉल है। अब सेल वॉल की बेस पे हम इस बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। क्रिश्चियन ग्रैम एक साइंटिस्ट है, उसने ग्रैम स्टेनिंग का जो प्रोसेस है वो इन्वेंट किया। उस ग्रैम स्टेनिंग की बेस पे हम बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स आमतौर पे पॉजिटिव और नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनकी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो क्रिश्चियन ग्रैम ने ग्रैम स्टेनिंग इन्वेंट की है उसकी बेस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहला जो है अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़ लेयर्स है, मेजर लेयर्स हैं। ग्राम पॉजिटिव में नंबर ऑफ़ मेजर लेयर जो है वो 1 है, ग्राम नेगेटिव में 2 है। केमिकल मेकअप में अगर हम देखें तो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव जो होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है, 50% ड्राई वेट इन सम बैक्टीरियल सेल। इसके बाद टेकोइक एसिड, लिपोटेकोइक एसिड और लिपिड्स 1 to 4% मौजूद होते हैं केमिकल कंपोजिशन में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन 50 की बजाय 10% होंगे, बैक्टीरिया की ड्राई वेट का, लिपोप्रोटीन्स होंगे, लिपोपॉलीसेकेराइड्स होंगे, लिपिड्स होंगे 11 से 12% तक। जबकि ओवरऑल थिकनेस अगर हम देखें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो 20 से 80 नैनोमीटर होंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं वो 8 से 11 नैनोमीटर होंगे। जो आउटर मेम्ब्रेन है ग्राम पॉजिटिव की मौजूद नहीं होगी, ग्राम नेगेटिव में मौजूद होगी।
पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है वो साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जगह को कहते हैं। तो ये प्रेजेंट होती है कुछ ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव जो है उसमें तमाम में मौजूद होती है। अब परमिएबिलिटी सेल वॉल की बता रहा है कि कोई चीज़ पास होने देती है या नहीं होने देती। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो मोर परमिएबल होते हैं, उनकी सेल वॉल से चीज़ें जो हैं वो गुजर जाती हैं, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल से चीज़ें जो हैं वो पास नहीं होती, कम पास होती हैं। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्रिश्चियन ग्राम की जो ग्राम स्टेनिंग है जो उसने हमें बताई है, जिसकी बेस पे हम बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिवाइड करते हैं, उसको क्लासिफाई किया जाता है। अब क्यों बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिवाइड होते हैं, क्यों सेपरेट हो जाते हैं, जब हम उनको स्टडी करते हैं क्यों अलग-अलग नज़र आते हैं, एक पिंक नज़र आता है, दूसरा जो है वो हमें पर्पल नज़र आता है। उसकी वजह ये है कि उसकी बॉडी की फॉर्मेशन, उनकी बॉडी की केमिकल कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट है। अब हम बात की, तो हमने बात की सेल वॉल की, अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए कि वो थिन होगी, पतली होगी, फ्लेक्सिबल होगी, लचकदार है, सराउंड्स द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के गिर्द होगी, रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स को सेल के अंदर और सेल के बाहर आने जाने में मदद करेगी, रेस्पायरेटरी मेटाबॉलिज्म, जो रेस्पायरेशन बैक्टीरिया करेगा उसका जो मेटाबॉलिज्म है, रेस्पायरेशन के दौरान जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा उसको कंट्रोल करेगी। और ये बात याद रहे कि बैक्टीरिया और दूसरे जो यूकैरियोट्स हैं उनमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है कि बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रोल मौजूद नहीं होता। बाकी जो जानदार हैं, एनिमल्स हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रोल मौजूद होता है। तो ये कोलेस्ट्रोल की एब्सेंस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इसे मुमताज़ करती है दूसरे जो एनिमल्स हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन से। तो इसके बाद बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है, वो जेल लाइक कंसिस्टेंसी रखता है, मतलब वो गाढ़ा होता है, एल्फी की तरह समझ लीजिए, जो आहिस्ता आहिस्ता बह सके। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड क्या चीज़ है? एक ऐसी स्पेस, एक ऐसी जगह, एक ऐसा रीजन जहाँ पे डीएनए एक्सपेक्टेड होता है, डीएनए मौजूद होता है, वो न्यूक्लियस तो नहीं होता, प्रॉपर बाउंड नहीं होता, जिसकी वजह से हम इसको प्रोकैरियोट कह रहे हैं, लेकिन स्पेस, खाली जगह ज़रूर मौजूद होती है, एक एरिया ज़रूर होता है जहाँ पे डीएनए ने मौजूद होना होता है, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये इस न्यूक्लियोइड के गिर्द, न्यूक्लियोइड से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अंदर जो जेल लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग प्रेजेंट इन विदिन इज़ नोन एज प्रोटोप्लास्ट। तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में ये बात भी बताई, चैप्टर नंबर 4 में भी ये बात बताई आपको कि जो प्रोटोप्लास्ट है वो लिविंग मैटर को कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चूँकि लिविंग है और इसके अंदर की चीज़ें जो हैं वो लिविंग होती हैं, इसलिए हम इनको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। जबकि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट जो हैं उनको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। आपको याद होगा ये बात मैंने डिस्कस की थी आपसे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, जब जर्नलाइज स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल हम डिस्कस कर रहे थे। डायग्राम के साथ मैंने आपसे ये बात शेयर की थी कि प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के जो मैट्रिक्स है उसको मिला के हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अगला स्ट्रक्चर जो इस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर मौजूद होता है हम उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, मैंने आपसे कहा कि हम इसलिए न्यूक्लियस नहीं कह सकते। अगर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होगा तो फिर ये प्रोकैरियोट नहीं होगा, लेकिन इसी वजह से हम इसको प्रोकैरियोट कंसीडर कर रहे हैं। अ बैक्टीरियल सेल एंड लाइक द सेल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, वो कहता है कि दूसरे यूकैरियोटिक से हट के जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें डिस्क्रीट क्रोमोसोम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती,
बाकी यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसमें जो क्रोमैटिन है वो टाइटली कॉइल्ड होता है। क्रोमैटिन, यहाँ मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा न्यूक्लियाइड एक रीजन का नाम है और इसके जो क्रोमैटिन है या इसका डीएनए है दैट इज़ हैप्लॉइड इन नेचर, वो पेयर्स की फॉर्म में नहीं होता। आपने डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। तो ये हैप्लॉइड्स होते हैं, डिप्लॉइड नहीं होते। न्यूक्लियाइड एक रीजन होता है जहाँ पे क्रोमोसोम्स तो मौजूद नहीं होते लेकिन डीएनए मौजूद होता है और वो टाइटली पैक्ड होता है। तो बैक्टीरिया की बॉडी में एक और स्ट्रक्चर जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं ये भी मौजूद होता है। तो बहुत सारे वो बैक्टीरिया जो प्लाज्मिड जिनकी बॉडी में बल्कि आमतौर पे मौजूद होता है, ये भी एक डीएनए है लेकिन एडिशनल डीएनए है, एडिशन टू द फ्रॉम दी डीएनए, नॉर्मल डीएनए। तो प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड जो है वो आमतौर पे इम्पॉर्टेंट वेक्टर है इस आज की मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए को एक जानदार से दूसरे जानदार में ट्रांसफ़र करने के लिए। जो प्लाज्मिड है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, खुद से रेप्लिकेट करने की सलाहियत रखता है। तो एक बैक्टीरिया के अंदर एक वक्त में एक से ज़्यादा प्लाज्मिड भी मौजूद हो सकते हैं। तो जो प्लाज्मिड है इसका ताल्लुक बैक्टीरिया की ग्रोथ के साथ नहीं है, बैक्टीरिया की ग्रोथ के साथ ताल्लुक है उसके क्रोमैटिन, नॉर्मल क्रोमैटिन जो उसकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है उसका। जबकि जो प्लाज्मिड है इसका ताल्लुक बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के साथ, बैक्टीरिया के कॉम्बिनेशन के साथ होता है। इसी के साथ बैक्टीरिया की बॉडी में साइटोप्लाज्म के अंदर एक और ऑर्गेनेली जिसको हम राइबोसोम कहते हैं वो भी मौजूद होता है। ये बात ध्यान में रहे। चैप्टर नंबर 4 में हम ये बात डिस्कस कर चुके कि जो राइबोसोम होता है इस ऑर्गेनेली का ताल्लुक प्रोटीन की सिंथेसिस के साथ होता है। ये प्रोटीन बनाता है और कैसे बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बेसिक प्रोवाइड किया था, उसमें आप उसको ज़हन में रखिए। तो जो राइबोसोम है ये प्रोटीन और आरएनए दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये बात भी याद रखनी है कि राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं। दे हैव टू सब यूनिट्स, वन इज़ लार्जर इन साइज एंड कॉल्ड एज लार्ज सब यूनिट एंड अदर इज़ स्मॉल इन साइज एंड इज़ कॉल्ड एज स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट जो है वो 50S, एस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग, एक साइंटिस्ट का नाम है जिसकी बेस पे ये सेडिमेंटेशन यूनिट है। इसके सेटल होने की, सेंट्रीफ्यूगेशन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो उसमें मैंने कहा कि जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद हम सेल को रेस्ट दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उस वक्त क्या होता है कि चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाती हैं ट्यूब के अंदर। तो अपनी अपनी डेंसिटी के हिसाब से जो है वो अरेंज होती हैं। तो इसी तरह से इसके सेटल होने के लिए यूनिट है स्वेडबर्ग। 50S होता है लार्ज, याद रखिएगा, और स्मॉल जो होता है वो 30S होता है। वैसे तो दोनों को मिलाएंगे तो 50 और 30 कितना बनेगा, 80 बनेगा, 80 बनेगा। लेकिन हम यहाँ 80 नहीं होंगे, जब ये इकट्ठे होंगे दोनों तो उस वक़्त 80 की बजाय ये सेटल होंगे 70 स्वेडबर्ग पे, 70 पे। तो मैग्नीशियम आयन जो है वो यूज़ होगा इन दोनों सब यूनिट्स को आपस में अटैच करने के लिए। जब आपने लार्ज और स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट को अटैच करना है उस वक़्त जो मैग्नीशियम आयन है वो दोनों के दरमियान बाइंडिंग रोल प्ले करेगा। जब आपने इन दोनों को सेपरेट करना है तो मैग्नीशियम आयन जो है वो सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह से बैक्टीरिया में एक और स्ट्रक्चर भी मौजूद था जिसको हम कहते हैं मेसोसोम्स। मेसोसोम जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशंस हैं, इनसाइड फोल्डिंग है रिंग की तरह की साइटोप्लाज्म के अंदर। इसका ताल्लुक होता है डीएनए की रेप्लिकेशन के साथ और सेल डिवीजन के साथ। लेकिन कुछ जो मेसोसोम्स हैं दीज आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। वो एंजाइम जो सेल से बाहर खारिज करने होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। तो मेसोसोम जो हैं दीज आर दी मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशंस, ये इनसाइड फोल्डिंग होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की।
और इसलिए इनका ताल्लुक डीएनए की रेप्लिकेशन, और ये बात याद रहे कि डीएनए जो है बैक्टीरिया का वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड के साथ अटैच होता है, वो कभी भी सेंटर में मौजूद नहीं होता और ना ही कोई प्रॉपर बाउंड्री होती है उसके गिर्द। तो अगला स्ट्रक्चर जो इसकी बॉडी का हिस्सा होता है आमतौर पर वो ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो बैक्टीरिया के लिए खुराक को स्टोर करते हैं। तो ग्रैन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज़ इनको हम कहते हैं इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से मुराद यहाँ पे है शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई। जब बैक्टीरिया बहुत सारे हों और फूड कम हो उस वक्त डेफिनेटली एक कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई देन फूड स्टोर्स एज। जब बैक्टीरिया बहुत सारे हों, खुराक कम हो, तो एक कंपटीशन पैदा हो जाता है खुराक के लिए। तो उस वक्त बैक्टीरिया जो है वो अपने रिज़र्व के तौर पर कुछ खुराक रख लेते हैं, और वो खुराक जो बैक्टीरिया रिज़र्व के तौर पर रखते हैं वो जो रिज़र्व के तौर पर रखते हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में, फैट्स चर्बी की फॉर्म में, या फिर फैट्स की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि बैक्टीरिया जो है उसकी खुराक किस शक्ल की होती है, वो किस फॉर्म में खुराक को स्टोर करते हैं। और ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि बैक्टीरिया के अंदर खुराक को स्टोर करने के लिए ऑर्गेनेलिज जो हैं वो कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने दोनों क्वेश्चन जो हैं उनके आपको आंसर प्रोवाइड किए हैं। तो बैक्टीरिया में जो स्ट्रक्चर खुराक को स्टोर करते हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में, फैट बॉडीज़ की फैट की फॉर्म में, या फिर फॉस्फेट्स की शक्ल में करते हैं। बैक्टीरिया की बॉडी का एक और बहुत अहम स्ट्रक्चर जिसको हम सिस्ट कहते हैं वो भी एग्जिस्ट करता है। सिस्ट जो है दैट इज़ डॉर्मेंट। जब हालात फेवरेबल ना हो तो ये बैक्टीरिया को छुपा के रखता है, उसको एक्सपोज नहीं होने देता माहौल की तलखी से। थिक वॉल्ड होता है, ये मोटा होगा। डेसिकेशन रेजिस्टेंट, पानी की कमी नहीं होने देगा। हीट पीएच रेजिस्टेंट, पीएच बढ़े या कम हो इफ़ेक्ट नहीं करेगी। लेकिन दीज आर नॉट हीट रेजिस्टेंट, ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होते। अगर आप इसे गर्म करेंगे तो फिर ये सिस्ट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो बैक्टीरिया जो है अनफेवरेबल कंडीशन में रहने के लिए अपनी बॉडी में सिस्ट डेवलप करता है। ये डॉर्मेंट होगा, थिक वॉल्ड होगा, डेसिकेशन रेजिस्टेंट होगा, पीएच रेजिस्टेंट होगा, बट आर नॉट हीट रेजिस्टेंट। आगे चलते हैं। ये हमने बैक्टीरिया की बॉडी के स्ट्रक्चर्स का जिक्र किया। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया जो है वो खुराक कैसी लेते हैं। तो न्यूट्रिशन इन ऑफ बॉडीज़, बैक्टीरिया जो है उसकी न्यूट्रिशन की बात करेंगे। और ये बात याद रहे कि न्यूट्रिशन जो है वो खुराक लेने का एक ऐसा अमल है जो किसी भी जानदार को ज़िंदा रखता है, किसी भी जानदार को मेंटेन रखता है, और उस जानदार की ग्रोथ के लिए, उस जानदार की रिप्रोडक्शन के लिए। अगर खुराक अवेलेबल ना हो तो कभी भी हम सरवाइव नहीं कर पाते। तो न्यूट्रिशन के हवाले से, खुराक के हवाले से बैक्टीरिया जो हैं दीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 ऑटोट्रॉफिक एंड नंबर 2 हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ये बात बड़ी सिंपल है कि ऑटो मीन होता है खुद, और ट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद से तैयार करेंगे उनको हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया 2 किस्म के हो सकते हैं, या तो फिर वो फोटोसिंथेटिक या फिर वो केमोसिंथेटिक हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया, लफ्ज़ इंडिकेट कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस से निकला है, और फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है सनलाइट को इस्तेमाल करके अपनी खुराक को तैयार करना। तो फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया भी सनलाइट को इस्तेमाल करेंगे, क्लोरोफिल को इस्तेमाल करेंगे, अपनी खुराक को तैयार करेंगे। लेकिन यहाँ ये बात बड़ी अहम है कि बैक्टीरिया जो है वो पानी चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस में आमतौर पर हाइड्रोजन के सोर्स के लिए। हाइड्रोजन जो हमें हासिल होती है उसके लिए पानी चाहिए होता है, सोर्स पानी फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। लेकिन बैक्टीरिया जो है वो पानी इस्तेमाल नहीं करते, हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करते हैं, H2S। और वो H2S जो है
जिसमें से H जो है वो इस्तेमाल हो जाता है हाइड्रोजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो बैक्टीरिया और जो बड़े यूकेरियोट्स हैं फोटोसिंथेटिक, उनमें ये डिफरेंस है कि बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड पानी की जगह पे इस्तेमाल करता है, जबकि दूसरे जानदार जो हैं वो पानी इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह पे। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की पहली टाइप जो है फोटोसिंथेटिक। ऐसे बैक्टीरिया जो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन ये बात याद रहे कि वो हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक जो अपनी खुराक खुद से तैयार कर सकते हैं, उनकी दूसरी टाइप है केमो ऑटोट्रॉफिक। तो केमो ऑटोट्रॉफिक, केमो का मतलब होगा केमिकल, ऑटोट्रॉफ का मतलब होगा खुराक खुद तैयार करना। तो ऐसे बैक्टीरिया जो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स को इस्तेमाल करेंगे और अपनी खुराक को खुद तैयार करेंगे, उनको केमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहेंगे। तो ये बैक्टीरिया सनलाइट का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मुख्तलिफ़ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। उन केमिकल्स का इस्तेमाल करने के बाद ये अपनी खुराक खुद से तैयार कर लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया या तो सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करेंगे या केमिकल की मौजूदगी में खुराक तैयार करेंगे। तो इन बैक्टीरिया को हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, अगर सूरज की रोशनी में तैयार कर रहे हैं तो फोटोसिंथेटिक, अगर वो केमिकल्स की मौजूदगी में केमिकल्स को इस्तेमाल करके, जैसे मैग्नीशियम इस्तेमाल कर लिया, जिंक इस्तेमाल कर ली, दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल कर लिया, इनको इस्तेमाल करके अगर वो अपनी खुराक तैयार कर रहे हैं तो उनको हम कहेंगे केमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो खुराक के हवाले से बैक्टीरिया की दूसरी टाइप जो है उसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रो मीन होता है डिफरेंट, जो अपनी, और हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होगा ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद से तैयार नहीं कर सकते। तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की दो टाइप्स होती हैं, या तो वो सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक वो बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिक पे फीड करते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जब वो ब्राउन कलर का हो जाता है तो हम उसको ह्यूमस कहते हैं। बड़ी सादा मिसाल ये है कि आपके जो दरख्त हैं, ट्रीज़ हैं, उनके जो पत्ते नीचे गिर जाते हैं, तो पत्ते नीचे गिरने के बाद गल सड़ जाते हैं। जब वो पत्ते गल सड़ जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, तो डीकम्पोज होने के बाद वो ब्राउनिश कलर और बुरबरा सा हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं, उसका नाम है जी, मेरे ज़हन से निकल गया ये लफ्ज़, तो ह्यूमस, सॉरी, उसको हम कहते हैं ह्यूमस। तो ये बैक्टीरिया जो हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। तो इसी तरह से वो बैक्टीरिया जो दूसरे जानदारों के ऊपर रह के अपनी खुराक हासिल करते हैं, उनको हम पैरासिटिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो पैरासिटिक बैक्टीरिया बॉडी के अंदर मौजूद होंगे तो एंडोपैरासाइट होंगे, अगर बॉडी के ऊपर मौजूद होंगे तो एक्टोपैरासाइट्स होंगे। हमारी बॉडी के ऊपर जो बैक्टीरिया मौजूद हैं, बॉडी के ऊपर रह के खुराक हासिल कर रहे हैं, वो एक्टोपैरासाइट हैं, और वो जो हमारी बॉडी के इनसाइड रह के खुराक हासिल कर रहे हैं, दीज आर एंडोपैरासाइट। तो सैप्रोफिटिक वो बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से फीड लेंगे, पैरासिटिक वो बैक्टीरिया जो दूसरे जानदारों के ऊपर रह के खुराक हासिल करेंगे। तो बैक्टीरिया सांस भी लेते हैं। रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया कैसे होती है? कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो एरोबिक होंगे, एनारोबिक होंगे, फैकल्टेटिव होंगे, माइक्रो एरोफिलिक होगी। याद ध्यान से सुननी है बात आपने, बड़ी सिंपल है। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। इसकी मिसाल है सूडोमोनास, ये मिसाल याद रखनी है। उसके बाद एनारोबिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते सांस लेने के लिए, उनको एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। और ये एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, इनकी मिसाल जो है वो स्पाइरोकीट है। जबकि फैकल्टेटिव तीसरी टाइप है, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन अवेलेबल हो या ना हो, ये रेस्पायर कर लेते हैं। अगर अवेलेबल होगा तो दीज विल रेस्पायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड इफ़ द ऑक्सीजन इज़ अनअवेलेबल देन दीज विल रेस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये रेस्पायर करेंगे अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो या ना हो। इनको हम कहते हैं इकोलाई, एस्क्रेशिया कोलाई इसका नाम है। तो चौथी टाइप बैक्टीरिया की रेस्पायरेशन के हवाले से जो है वो माइक्रो एरोफिलिक है। ये बैक्टीरिया रेस्पायर करते हैं बट इन दी स्मॉल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन की बहुत कम सप्लाई में ये रेस्पायर करते हैं। बैक्टीरिया जो हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल तरीके से भी होती है और एसेक्सुअल तरीके से भी होती है। ये बात याद रहे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसके अंदर सेक्स सेल्स का इस्तेमाल नहीं होता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें सेक्सुअल सेल्स का इस्तेमाल होता है। स्पर्म और एग्स का आम तौर पे बड़े जानदारों में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये चूँकि जेनेटिक मेकअप की ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है, इसलिए बैक्टीरिया के अंदर भी हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कंसीडर करते हैं। तो बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सेक्सेस के अलावा होती है उसमें बड़ी सिंपल टाइप है बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब होता है टू, एक चीज़ का दो में। फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, एक सेल का दो सेल्स में दरमियान से डिवाइड हो जाना बाइनरी फिशन कहलाता है। तो बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन जब होती है तो उसके रिजल्ट में एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो दो बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करते हैं। जब एक बैक्टीरिया बनता है तो बैक्टीरिया बनने के बाद वो ग्रो करना स्टार्ट होता है, हम उसको ग्रोथ फेज़ कहते हैं। तो बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ फेज़ 4 जो है वो फेजेस के ऊपर मुश्तमिल है। नंबर 1 लैग फेज़, नंबर 2 लॉग फेज़, नंबर 3 स्टेशनरी फेज़ एंड नंबर 4 डेथ और डिक्लाइन फेज़। ध्यान से सुननी है। एक जगह एक बाउल है, फ़र्ज़ करते हैं, मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ। एक बाउल है, उस बाउल के अंदर हमने एक बैक्टीरिया रख दिया। वो बैक्टीरिया जो है सबसे पहले जब वो पैदा हुआ, अभी हमने जब उसको उसके अंदर रखा है तो वो कुछ देर के लिए उसकी जो ग्रोथ होगी वो मिनिमम होगी, इसलिए कि वो अभी उस एनवायरनमेंट में आया है, उसने अपने आप को सेटल करना है। उसकी बॉडी के जो कंपोनेंट मिसिंग हैं वो उसने पूरे करने हैं, जो कम हैं वो उसने मुकम्मल करने हैं। तो ये ग्रोथ फेज़ वो इसमें लैग फेज़ में ये ग्रोथ ना होने के काबिल होगी, लेकिन जैसे ही उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी तो वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो उस फेज़ को हम कहेंगे लॉग फेज़। तो करते करते बैक्टीरिया उस पूरे मीडियम के अंदर ग्रो कर जाएंगे। अब बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, स्पेस अवेलेबल नहीं है। अब क्या हो रहा है कि खुराक अवेलेबल नहीं है, तो जितने बैक्टीरिया नए प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही बैक्टीरिया जो हैं उनकी डेथ हो रही है। तो ये एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इस इक्विलिब्रियम को हम स्टेशनरी फेज़ कहते हैं। अब कुछ वक्त और गुजरा, जितनी भी खुराक अवेलेबल थी वो ख़त्म हो चुकी, जो बैक्टीरिया की डेड बॉडीज़ हैं उसके अंदर वो मौजूद हैं, स्मेल पैदा होना शुरू हो गई। तो अब जो बैक्टीरिया हैं वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए उन बैक्टीरिया के मरने का प्रोसेस जो होगा वो डेथ या डिक्लाइन फेज़ होगा। इसीलिए अगर आपको याद होगा, मैं मिसाल सादा सी आपको इसमें ये देता हूँ कि आप जो है वो दही जमाना चाहते हैं। आपने पहले बैक्टीरिया दूध के अंदर डाले, स्टार्ट में उनकी ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि वो नए एनवायरनमेंट के अंदर है। उसके बाद कुछ वक्त गुजरना शुरू होगा तो जल्दी जल्दी ग्रोथ होगी, लेकिन सुबह के वक्त में उनकी ग्रोथ स्टेशनरी होगी। जितनों की डेथ हो रही होगी उतने जो हैं वो पैदा हो रहे होंगे क्योंकि खुराक अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप उसी दही को कंटिन्यू करें, इस्तेमाल ना करें, पड़ी रहने दें, तो वो ख़राब हो जाती है, इसलिए कि उसमें खुराक मज़ीद बैक्टीरिया के लिए अवेलेबल नहीं है। अब बैक्टीरिया जो हैं वो मरना शुरू हो गए हैं। तो बाइनरी फिशन एक ग्रोथ फेज़ का नाम है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसके अंदर ग्रोथ बैक्टीरिया की जो होगी वो 4 स्टेजेस में पे मुश्तमिल होगी। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का दूसरा तरीका भी राइज है जिसको हम नाम देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के साथ होती है। ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक और तरीक़ाकार भी हैं, लेकिन हमारी इस सिलेबस के अंदर कॉन्जुगेशन का जिक्र है। तो आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन में दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और आपको याद होगा मैंने पिल्लाई का जिक्र किया था, नॉन हालो फिलामेंटस।
और ग्राम नेगेटिव में होती है। मैंने कहा था कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे दोनों को आपस में कंबाइन होने में हेल्प करती है। तो जब दोनों बैक्टीरिया मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, कॉन्जुगेशन का मतलब है, तो एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बैक्टीरिया जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि ये हाईली अडॉप्टेबल है। मैंने आपको कहा था कि देयर इज़ नो स्पेस वेयर बैक्टीरिया इज़ प्रेजेंट। कोई जगह नहीं है यहाँ पे वेयर बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बैक्टीरिया मौजूद ना हो। मैंने आपको कहा सॉइल के अंदर हैं, मैंने आपसे कहा कि वो आइस कैप्स के अंदर मौजूद हैं, मैंने आपसे कहा कि वो हाईली सेलाइन वाटर के अंदर मौजूद हैं, हाईली अल्कलाइन सॉइल के अंदर मौजूद हैं। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ बैक्टीरिया मौजूद नहीं है। तो इनकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ये है कि ये हर जगह मौजूद होते हैं और अडाप्टेबल हैं। बैक्टीरिया बड़ा बेसिक रोल प्ले करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की कंप्लीशन में। बायोजियोकेमिकल साइकिल कौन से साइकिल होते हैं आपने पढ़े होंगे, हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सारे तमाम साइकिल जो हैं वो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहलाते हैं। इनको कंप्लीट करने में 10th क्लास में ये बात डिटेल में आपने पढ़ी होगी। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल को कंप्लीट कराते हैं। तो बैक्टीरिया हमारे लिए इकोनॉमिकली भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए कि ये हमारे लिए फूड, ड्रग, बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो बनाने में इस्तेमाल होते हैं। बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसान का बायस भी होते हैं। कैसे? ये हमारी खुराक जो है उसको ख़राब करते हैं, वो गल जाती है इनकी मदद से, लॉन्ग टर्म और लॉन्ग ट्रैवलिंग नहीं कर सकती। बैक्टीरिया जो हैं उनकी तकरीबन 200 किस्में जो होती हैं वो पैथोजेनिक होती हैं, वो बीमारियां फैलाती हैं। अब हम बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल करते हैं? बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड इस्तेमाल करते हैं। पहला मेथड है फ़िज़िकल मेथड। फ़िज़िकल मेथड में स्टेरिलाइजेशन, आपको याद होगा मैंने स्टार्ट में कहा था कि स्टेरिलाइजेशन और पास्चराइजेशन का जो प्रोसेस है वो लुईस पास्चर ने मुतारिफ़ करवाया था। और उसमें क्या होता है कि हम इस बैक्टीरिया को हल्के से टेम्परेचर के ऊपर लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं किसी भी चीज़ को, और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इसे कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। और फिर हम हाई टेम्परेचर अगर दें, आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो सिस्ट होती है वो बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन में सपोर्ट करती है, लेकिन वो भी हीट रेजिस्टेंट नहीं होती। तो बैक्टीरिया जो है उसको स्टेरिलाइजेशन के ज़रिए हाई टेम्परेचर, मॉइस्ट हीट, भाप जिसे कहते हैं, गीली हीट पानी वाली, इससे ड्राई हीट पानी के बगैर वाली इसको गर्म करें, और रेडिएशंस शुआएँ डालिए, फ़िल्ट्रेशन और किसी भी चीज़ को फ़िल्टर कर लीजिए। ये वो मेथड्स हैं जो हम फिज़िकली कर सकते हैं, मतलब जो हमें नज़र आते हैं। तो इन मेथड्स को इस्तेमाल करके हम बैक्टीरिया को रोक सकते हैं। अगर आप किसी जगह से बैक्टीरिया को रोकना चाहते हैं तो आप अपने सब्सटेंस को फ़िल्टर कर लीजिए, अपने सब्सटेंस को हीट दे दीजिए, उसे हाई टेम्परेचर दे दीजिए, उसे स्टेरिलाइज़ कर लीजिए। तो केमिकल मेथड जो हैं उनमें एंटीसेप्टेंट्स, सेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, केमोथेराप्यूटिक एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है। एंटीसेप्टिक्स, जब हम केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं लिविंग बॉडी के ऊपर, मिसाल के तौर पर जब आपको इंजेक्शन लगे और उस इंजेक्शन के ऊपर आप स्प्रिट का इस्तेमाल करेंगे तो वो एंटीसेप्टिक होगा। अगर आप उसी स्प्रिट या अल्कोहल को अपना टेबल साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करें, उसे कहेंगे डिसइंफेक्टेंट। दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो इसके अलावा जो केमोथेरापी करते हैं, मेडिसिन्स देते हैं, वो इस्तेमाल होती हैं। और इसके अलावा जो है वो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ग्रोथ रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये वाली भी हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब केमिकल जो हैं जो हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करने के लिए, मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो काम क्या करती हैं? वो कहता है कि बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्ट करते हैं, सेल वॉल पे एक्ट करते हैं, बैक्टीरिया की बॉडी में मौजूद एंजाइम्स पे एक्ट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करते हैं और उनकी अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन को स्टॉप कर देते हैं। तो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए फ़िज़िकल मेथड्स का इस्तेमाल होगा,
केमिकल मेथड का इस्तेमाल होगा और केमिकल जो है बैक्टीरिया पे इफ़ेक्ट करेंगे। अब बैक्टीरिया को हम मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं खुद, तो बैक्टीरिया डेफिनेटली बॉडी के अंदर मौजूद है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो फिर इम्यून हो जाते हैं, वो उसका अटैक नहीं होता उन बैक्टीरिया के ऊपर। तो फिर हमें ऐसी मेडिसिन तैयार करना पड़ती है जिसको वैक्सीनेशन कहते हैं, और वैक्सीनेशन बैक्टीरिया के अटैक से पहले बॉडी में एंटर की जाती है। तो हम आमतौर पे इम्यूनाइजेशन का मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया के लिए। एंटीसेप्टिक्स, केमोथेरेपी और पब्लिक हेल्थ मेजर लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। पास्चर जो है उसने 1880s में चिकन कॉलरा जो है इसके ख़िलाफ़ जो है वैक्सीन तैयार की। और ये बात याद रहे कि वैक्सीन का जो लफ्ज़ है ये लातीनी ज़ुबान वैका, जिसका मतलब होता है गाय, कौ, वहाँ से हासिल किया गया। अब एडवर्ड जेनर ने 1749 में ये पैदा हुआ और 1823 में ये इसकी डेथ हुई। और इस टाइम पीरियड के दौरान, मतलब जो इसके काम करने का टाइम था, उसके दौरान इसने एक मिल्क मेड ग्वाला जो दूध निकालता है, हु कॉन्ट्रैक्टेड कॉपॉक्स फ्राम द कॉ एंड वैक्सीन फॉर हाइड्रोफोबिया पैदा की। अब मैं थोड़ा सा आपको ये स्टोरी सुना दूं ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन तैयार कैसे की? सबसे पहले जो बीमारी कॉपॉक्स थी उसके ख़िलाफ़ वैक्सीन तैयार हुई। हुआ ये कि वो एक बंदा जो गाय का दूध निकालता था, जिसको हम मिल्क मेड कहते हैं, तो उस मिल्क मेड के हाथ के ऊपर गाय के पस्तान, अडर, जहाँ से दूध निकलता है, थन जिसे कहते हैं, वहाँ से जो रेशा निकला, वो चूँकि गाय कॉपॉक्स बीमारी का शिकार थी, तो उस जो रेशा निकला उसके पस्तानों से, वो इसने एक बच्चे को दे दिया, एडवर्ड जेनर ने। छोटे से बच्चे, 8 साल का, नाम इस वक्त मेरे जहन में उस बच्चे का मौजूद नहीं है, तो 8 साल के बच्चे को वो गाय के थनों से निकलने वाला जो रेशा है वो दे दिया। कुछ देर के बाद इसने क्या किया कि उस बच्चे को दोबारा से कॉपॉक्स के जरासीम उसकी बॉडी में इंजेक्ट किए, तो उस बच्चे को कॉपॉक्स नहीं हुई। तो इसका मतलब इसने ये समझा कि जो पहले इसने वो रेशा या पस कॉपॉक्स वाला उस बच्चे की बॉडी में दाखिल किया था, उसने इस बच्चे के इम्यून सिस्टम को, क़ुव्वत मदाफ़ियत के निज़ाम को बेहतर कर दिया, जिस निज़ाम ने बाद में आने वाले माइक्रोब्स के ख़िलाफ़ जंग की, फ़ाइट की, और बच्चे को बीमारी नहीं हुई। तो इस तरह से जो वैक्सीन है वो दरियाफ़्त हुई कि किसी भी माइक्रोब के अटैक करने से पहले उसके ख़िलाफ़ जो है वो इम्यून सिस्टम को डेवलप कर दिया जाए। तो वैक्सीन जो है, इसीलिए पोलियो की वैक्सीन हम जो है वो बच्चों को पिलाते हैं, ताकि अगर कभी पोलियो का वायरस बच्चों के ऊपर अटैक करे तो उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो हम खुद से डेवलप कर रहे हैं पोलियो के कतरे पिला के, वो उसके ख़िलाफ़ फ़ाइट करने के काबिल हो। तो इसलिए ये बात भी ज़हन में रहे, ये एक रफ़ाए आमा का काम है कि जब भी पोलियो वाले आपके घर आएँ, आपके छोटे बहन भाइयों को कतरे पिलाने की कोशिश करें तो काइंडली उनकी हेल्प कीजिए, अपने कंट्री को महफूज कीजिए इन मुहलक बीमारियों से। तो इसी तरह से जो वैक्सीन है वो हाइड्रोफोबिया, पानी से डरने के ख़िलाफ़ पैदा की। कुछ लोग जो हैं उनको पानी से डर लगता है। अब हम बैक्टीरिया को मारने के लिए, किल करने के लिए, उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल तो कर जाते हैं, या मेडिसिन्स का इस्तेमाल तो कर जाते हैं, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तो कर जाते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स हमारे लिए जहाँ फ़ायदा मंद हैं, वहीं हमारे लिए नुकसान भी ये फैलाती हैं। तो अब फ़ायदा क्या होगा इनसे कि बैक्टीरिया को हम इस्तेमाल करते हैं, हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया को हम इस्तेमाल करते हैं, फंजाई को इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। लेकिन आज हम इन बैक्टीरिया की बजाय जो मेडिसिन्स या एंटीबायोटिक्स तैयार कर रहे हैं वो लेबॉर्ट्री में तैयार कर रहे हैं। लेबॉर्ट्री में तैयार तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका ओरिजिन,
जहाँ से वो आ रही हैं वो लिविंग ही हैं। हम इनको लेबॉर्ट्री में ग्रो करते हैं माइक्रोब्स को, और वहाँ से मेडिसिन जो है वो तैयार कर लेते हैं। ये बात याद रहे कि जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक्स, दैट मस्ट हैव टू यूज़ अंडर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। आपको डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है, उसकी हिदायत है, उसके ऊपर अमल करके वो इस्तेमाल करनी है। और एंटीबायोटिक की जो डोज़ होती है वो रेगुलर लेना होती है, इसलिए कि अगर हम रेगुलर उसकी डोज़ नहीं लेते तो जरासीम जो हैं वो इम्यून हो जाते हैं, तो फिर उन पे उस मेडिसिन का इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये बात याद रखिए कि एंटीबायोटिक जो होती है उसका मखसूस कोर्स होता है, वो 3 to 5 डेज़ या 5 to 7 डेज़, 7 to 9 डेज़ हो सकता है। तो जैसे डॉक्टर जो है वो आपको एडवाइस करें, मेडिसिन जो है एंटीबायोटिक्स का वैसे ही इस्तेमाल करें। अब मेडिसिन हम इस्तेमाल कर तो लेते हैं, लेकिन उसका हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या है? तो ड्रग रेजिस्टेंट ये होता है कि हम मेडिसिन ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, फिर 10 दिन बाद ले लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, प्रॉपर उसका कोर्स पूरा नहीं करते, तो फिर वो जो जरासीम होते हैं वो इफ़ेक्ट नहीं होते उस मेडिसिन से। ये होता है ड्रग रेजिस्टेंट। नंबर 2, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन स्पेशली जो है वो एलर्जी का बायस बनती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो डेफनेस या बहरापन का बायस बनती है अगर ज़्यादा इस्तेमाल की जाए। और टेट्रासाइक्लिन अगर ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो बच्चों में जो दांत होते हैं उनके कलर को ख़त्म कर देती है और डिसकलरेशन हो जाती है, वो उनका रंग दांतों का जो है वाइट कलर जो है, ऑफ वाइट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो एंटीबायोटिक्स हमारे लिए फ़ायदे का बायस भी हैं, और अगर ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो नुकसान भी करती हैं। तो बैक्टीरिया की दूसरी जो एक टाइप है जिसको हम साइनो बैक्टीरिया कहते हैं, पहले हमने सिंपल बैक्टीरिया के बाद में बात की, अब हम साइनो बैक्टीरिया की बात करेंगे। साइनो बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। दीज आर अनब्रांच्ड बिडेड, तस्बीह की तरह दाने होते हैं। स्फेरिकल हो सकता है, गोल हो सकता है, या बैरल लंबा ड्रम की शक्ल का हो सकता है। इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है। तो बॉडी का डायमीटर जो है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर है। यूनी सेलुलर है। ये साइनोबैक्टीरिया कॉलोनी बना सकता है, फिलामेंट बना सकता है ऑफ ट्राइकोम्स, मतलब छोटे छोटे पीस हो सकते हैं तस्बीह के दानों की तरह के, उनको ट्राइकोम्स कहते हैं। इसमें खुराक तैयार करने के लिए क्लोरोफिल ए होगा। इसमें फोटोसिस्टम 2, आपने नाम सुने होंगे, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, दीज आर इन्वॉल्व इन दी फोटोसिंथेसिस। ये फाइकोबिलिन्स को इस्तेमाल करता है पिगमेंट के तौर पर, फाइकोबिलिसोम्स। और ये दोनों जो फाइकोबिलिन और बिलिसोम जो हैं, दीज आर इन्वॉल्व इन दी फोटोसिंथेसिस। और इसका ब्लू कलर जो होता है वो होता है फाइकोसायानिन पिगमेंट की वजह से। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है कलर में ब्लू होगी और ग्रीन होगी, और इसका ब्लू कलर जो होगा वो किस वजह से होगा? फाइकोसायानिन की वजह से। तो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल इसकी होगी। क्या होती है ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव? मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया। ग्लाइडिंग मूवमेंट, ये लिपट लिपट के चलेगा, अपनी जिस्म को ज़मीन के साथ रगड़ रगड़ के चलेगा। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस करेगा। खुराक को आपको मैंने बताया जब फूड स्टोरेज बॉडी का जिक्र हुआ कि खुराक स्टोर होती है, तो ये खुराक को स्टोर करता है ग्लाइकोजन की शक्ल में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिशन के ज़रिए होगी, फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए होगी। बाइनरी फिशन में एक जानदार जो है एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है, और फ्रेगमेंटेशन उसके बहुत सारे पीसीस बन जाते हैं, तो हर पीस जो है वो नया इंडिविजुअल बना देता है। इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हार्मोगोनिया एकाइनिड्स की वजह से होती है। हार्मोगोनिया और एकाइनिड्स जो हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो इस साइनोबैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं। जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो ये सेपरेट हो जाते हैं, और हर कोई जो कंपोनेंट है वो एक नया इंडिविजुअल जो है वो डेवलप कर देता है। उसके बाद जो है वो एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया की, जिसको हम कहते हैं नोस्टॉक। ये टेरेस्ट्रियल में होता है, सब एरियल में, ऐसी जगह पे जहाँ थोड़ी सी हवा मौजूद हो, मतलब एयर के अंदर मौजूद हो,
सब एरियल से मुराद अल्कलाइन सॉइल है, मॉइस्ट रॉक है और क्लिफ्ट चोटियाँ हैं। ये भी तस्वीर की तरह बीडेड होता है, जेली लाइक होता है, फिलामेंटस होता है, येलोइश थिक होता है, थिक वाल्ड होता है और हम इसको सिस्ट के हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जो येलोइश हो, थिक वॉल्ड हो, हेट्रोसिस्ट कहलाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के ज़रिए होगी। हार्मोगोनिया ये पीस होता है ट्राइकोम का, तस्बीह के दाने जो हैं उनमें से 5-6 दानों को एक पीस समझ लीजिए, तो एक पीस जो है उसको हम ट्राइकोम कहते हैं। तो उसमें एक मखसूस जो पीस है उसको हार्मोगोनिया कहा जाएगा। एकाइनिड्स थिक वेजिटेटिव सेल और ये खुराक को स्टोर करने वाला स्ट्रक्चर होता है जो एकाइनेट्स होता है। तो ये जब सेपरेट होते हैं, एकाइनेट हो चाहे वो हार्मोगोनिया हो, तो इन दोनों की सेपरेशन के बाद एक नया नॉस्टक जो है वो डेवलप हो जाता है। नॉस्टक जो है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो उसके बाद जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस साइनोबैक्टीरिया में ये अवेलेबल नहीं है, ये अभी तक जो है वो डिस्कवर नहीं हुई। तो अब इससे रेलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके जहन में आए जो मैंने आपसे डिस्कस किया, चैप्टर नंबर 6 है किंगडम प्रोकैरियोटी या किंगडम मोनेरा। तो अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप शेयर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर, फ़ी अमान।